हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का 72वीं बीपीएससी के लिए कंप्लीट इंडियन पॉलिटी रिवीजन चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर थर्ड आ जाए। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे और पूरा रिवाइज किए होंगे। तो पीछे हम लोग कहाँ तक बेसिक बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि, जितना भी था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, जितना भी समितियां वगैरह था, भाग शेड्यूल सब देख लिए। और भाग 1 से लेकर के भाग 4 ये तक फंडामेंटल ड्यूटीज तक हम लोग कल तक कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग देखते हैं भाग 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कहाँ तक हम लोग कवर कर पाते हैं। जहां तक होगा वहां तक करते हैं हम लोग पूरा। वही हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सपोर्ट करना है। चलिए पूरा रिवीजन करते हैं हम लोग। रिवीजन सेशन है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं आज? हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 5। क्या स्टार्ट करते हैं? भाग 5। भाग 5 में क्या था? भाग 5 में था संघ सरकार। क्या? संघ संघ सरकार के बारे में है भाग 5 में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है? भाग 5। शीर्षक क्या है भाग 5 का? स्टार्टिंग में लिखाए थे संघ सरकार। क्या है? संघ सरकार। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। संघ सरकार में इसमें टोटल कितना? 5 अध्याय है। टोटल 5 अध्याय है। पांचों के बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन अध्याय है। सुनते चलिएगा ध्यान से। 5 अध्याय लिख लेते हैं। पहला है, कितना अध्याय है? 5 अध्याय है। 1, 2, 3, 4 और एक है 5। पहला में क्या है? संघीय कार्यपालिका। क्या है पहला? संघीय कार्यपालिका। दूसरा में क्या है? संघीय विधायिका। संघीय विधायिका। तीसरा में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 127 में। चौथा अध्याय क्या है? संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका। ज्यादा नोट नहीं करवाएंगे, बोलते जा रहे हैं। और इसमें क्या है? कैग के बारे में, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में इसमें बताया गया है। तो टोटल 5 अध्याय है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 52 से 151 तक है। कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से 78 तक। और संघीय विधायिका में पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? संघीय विधायिका में संसद के बारे में। तो इसका कहाँ कहाँ से आर्टिकल है? 79 से लेकर के 122 तक अध्यादेश जारी करने की शक्ति 127 में है। फिर यहाँ से है 124 से लेकर के 147 तक संघ की न्यायपालिका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ क्या पढ़ेंगे? कैग के बारे में, 148 से लेकर के 151 तक कैग के बारे में। तब जाकर के चैप्टर भाग 5 हम लोग का कंप्लीट होगा। संघीय संघीय कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। फिर पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। फिर पढ़ेंगे महाधिवक्ता, महान्यायवादी, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? संघ सरकार, ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखेंगे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 52 से लेकर के 62 तक। फिर देखेंगे 63 से लेकर के 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, पीएम, ये सब को देखेंगे। 74 प्लस 75 महान्यायवादी देखेंगे। 76 और एन आर्टिकल देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो ज्यादा सुनते चलते हैं हम लोग।
ओवरव्यू लेते चलते हैं। तो राष्ट्रपति हेडिंग डालते हैं क्या, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है राष्ट्रपति के बारे में हम लोग। कितना आर्टिकल इसमें टोटल, 52 से लेकर के 62 तक हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। 52 में क्या है, ओवरव्यू लेते पहले। 52 में राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है सब राष्ट्रपति में नहीं होगा। राष्ट्रपति उसका स्वयं उपयोग करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ के माध्यम से उसका यूज करेंगे। और इसमें 53 में बताया गया राष्ट्रपति तो तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है, 54 में निर्वाचक मंडल यानी कि कौन वोट डालेगा, देखते हैं फिर। और 55 में निर्वाचन का तरीका यानी कि कैसे चुनाव होगा, 55 हो गया। 56 में 56 कार्यकाल है। 57 री इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हो सकता है। 58 में योग्यता बताया गया। 59 में शर्तें बताया गया। 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है और 62 में पद रिक्ति के बारे में बताया गया। तो ये हो गया राष्ट्रपति का संवैधानिक। अब हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं इसे। तो राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा एक बार परिचय करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है, देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है और ये संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और ये संवैधानिक प्रमुख है, जो देश और राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। जो देश और राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इनकी भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है। राष्ट्रपति की जो भूमिका है, इनकी भूमिका क्या होता है, औपचारिक होती है, जहां वे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। ये जितना भी काम करेंगे राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन उनके पास विधायी विधायी कार्यकारी शक्तियां भी होती है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में आगे हम लोग। भारत कैसा, भारत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत कैसा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, कैसा अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली को भारत अपनाया है। एक क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। क्या होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है। इसका मतलब क्या है कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, एक होता है नाम मात्र का, एक होता है वास्तविक। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं और जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अब हम लोग राष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखते चलते हैं, डिस्कस करते चलते हैं। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कहा गया है, तो संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होगा और उनका प्रयोग, उसका जो प्रयोग होगा राष्ट्रपति खुद करेगा या तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। पहला पॉइंट इसी में बताया गया कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, निर्वाचक मंडल की बात किया गया। क्या, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल की बात की गई है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मत डालेगा। तो एक ट्रिक हम बताते हैं, क्लास में ही याद हो जाएगा, कुछ नहीं ध्यान देखना है। केवल क्या, केवल निर्वाचित सदस्य, कौन सा सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। अब वो भी कहां कहां का, तो लोक संसद के दोनों सदनों का, यानी कि केवल निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों का, दोनों सदनों का, यानी कि लोकसभा का प्लस राज्यसभा का
और राज्यों के विधानसभाओं का क्या है, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य। इसे कब जोड़ा गया 72वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे इंक्लूड किया गया। तो ये कंफ्यूज करने वाला है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, तो केवल निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं, मनोनीत सदस्य नहीं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो कौन भाग नहीं लेते हैं, तो नॉमिनेटेड सदस्य। बस जो भाग लेते हैं उससे याद रखिए, कंफ्यूजन क्यों पालना। जो नहीं लेते, इसमें जो नहीं है वो भाग नहीं लेते हैं। फिर 55 में क्या है, आर्टिकल 55 में बताया गया है कि निर्वाचन प्रणाली का तरीका, यानी कि चुनाव का तरीका कैसे होगा, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यानी कि निर्वाचन प्रणाली का तरीका तो कैसा है, अनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा संक्रमणीय, यानी कि एकल मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। कैसे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। क्या है, इसमें वरीयता क्रम पे चुनाव होता है, ए बी सी डी करके दे दिया जाता है। जिसका वोट सबसे ज्यादा होता है, जिसका सबसे कम वोट होता है उन्हें निकाल दिया जाता है, फिर उसका वरीयता आगे क्रम में उसका वोट को इंक्लूड कर दिया जाता है। अगर वहां भी नहीं होता है तो उसका भी, उसे हटा करके आगे बढ़ा दिया जाता है वरीयता क्रम में, एबीसीडी करके इस तरह के डिफाइन किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का ये तरीका है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम एक एमएलए का वोट अगर निकालना चाहे, अगर एक विधायक का वोट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, एमएलए का या फिर विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे। तो राज्यों की कुल जनसंख्या क्या है, टोटल पॉपुलेशन, राज्यों के कुल जनसंख्या को डिवाइड करेंगे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। किससे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवाइड करेंगे और उसे गुना कर देंगे 1/1000 से। तो क्या निकलेगा, एमएलए का मत मूल्य निकलेगा विधायक का। अगर विधायक का निकालना चाहे, सांसद का निकालना चाहे, सांसद का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर इसका निकालना चाहे तो क्या है कि जितना एमएलए का मत मूल्य है, यानी कि एमएलए का मत मूल्य को डिवाइड कर दिया जाता है संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। यानी कि संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। तो क्या निकल जाता है, सांसद का मत मूल्य निकल जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 55 देख लिए, फिर 56, आर्टिकल 56 देखते हैं हम लोग। 56 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो सामान्यता जिस दिन पद ग्रहण करते हैं वहां से लेकर के 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है, 5 साल तक। अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र किन्हें देते हैं, लिखित रूप से वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना त्याग पत्र देते हैं। इन्हें कब हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। आर्टिकल 61 में हम लोग देखेंगे, आर्टिकल 61 में महाभियोग के द्वारा। महाभियोग, इसका आधार क्या है, जब वो संविधान के उल्लंघन करेंगे, क्या संविधान के उल्लंघन करेंगे तब इनको हटाया जा सकता है। एक आ रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल तब तक बना, जैसे कि इनका कार्यकाल 5 साल है, अगर खत्म हो गया और उस बीच में नया राष्ट्रपति
चुनाव मतलब नहीं हो जाते, सेलेक्ट नहीं होते, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि कार्यकाल समाप्ति के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। यानी कि राष्ट्रपति पद का निरंतरता बनी रहती है। आगे हम लोग देखते हैं फिर 57 री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन। इनका कोई कार्यकाल सीमा नहीं, मतलब कई बार ये निर्वाचन हो सकते हैं। क्या है? री इलेक्शन, री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन। 58 में क्या है? इनकी योग्यता के बारे में दिया गया है। क्या? योग्यता के बारे में। पहला योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, इनका एज 35 साल होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। उपराष्ट्रपति में यहाँ लोकसभा, वहां राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। पहला क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल एज होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। और चौथा, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। फिर से एक बार बताते हैं योग्यता क्या है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल एज होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। लोकसभा के ये सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। और चौथा पॉइंट है, कोई लाभ का पद धारण नहीं करते हो। और 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक शर्तें। क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक शर्तें। इसमें क्या क्या शर्तें है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर यदि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होते हैं तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही उनका वहां से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहला पॉइंट, सिंपल से वर्ड में अगर बोलना चाहे तो राष्ट्रपति ना तो संसद का सदस्य होते हैं, ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होते हैं। यदि वहां का ये सदस्य है तो वहां उसी बीच में ये राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तो वहां संसद या राज्य विधानमंडल से सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि शर्त क्या है दूसरा पॉइंट में? पहला देख लिया, संसद राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तीसरा शर्त है इसमें कि राष्ट्रपति को बिना किराया दिए अपने निजी मतलब कि अपने सरकारी निवास जैसे कि राष्ट्रपति भवन का ये उपयोग कर सकते हैं। संसद के द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते विशेषाधिकार इनको प्राप्त होते हैं जो दूसरी अनुसूची में वर्णित है। इनके जो वेतन भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में वर्णित है। राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं वो कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकते हैं और ना ही इनकी कटौती की जा सकती है। तो देख लें राष्ट्रपति के शर्तें, योग्यता, री इलेक्शन, कार्यकाल, इसे सारा हम डिस्कस किए। फिर आगे क्या है? राष्ट्रपति का शपथ, 60 शपथ, इस तरह याद रखें। 56 कार्यकाल, 57 री इलेक्शन, 58 योग्यता, 59 शर्तें, 60 शपथ, 61 महाभियोग। 60 में क्या है? शपथ। तो किसके समक्ष लेते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष। अगर ये नहीं रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं? संविधान और कानून का संरक्षण करेंगे, भारत के लोगों की सेवा करेंगे और निष्ठापूर्वक ये शपथ लेते हैं। 61 में क्या है? 61 में महाभियोग है। क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट। क्या है? इम्पीचमेंट ऑन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो ये क्या है? इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसकी क्या क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का क्या आधार है? पहला आधार क्या है? तो राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन किए हो। पहला आधार क्या है? एक ही आधार है कि राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन किए हो तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इतना इजी से हटाया ना जा सकता है, इसके लिए कठिन प्रक्रिया है। अब कठिन प्रक्रिया क्या है? दूसरा सुनिए। पहला क्या है? आधार लग गया राष्ट्रपति पर, क्या कि राष्ट्रपति साहब संविधान का उल्लंघन किए। तो आरोप जो लगेगा वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। दूसरा में क्या है? आरोप लगाया जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। तीसरा क्या है?
आरोप लगाने के लिए, आरोप अगर जिस टाइम लगा रहे हैं तो आरोप लगाने के लिए सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का लिखित लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या है? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और आरोप लगाने से 14 दिन पूर्व नोटिस पर, 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना होगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, 14 दिन पहले। और 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर क्या होगा? चौथा प्रक्रिया, आधार हो गया कि संविधान का उल्लंघन किए, आरोप लग गया, संसद के कोई भी सदन, मान के चलिए संसद का 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, कोई भी सदन लगा सकता है। यदि पहला सदन लगाया, पहला सदन कोई भी हो सकता है, यहाँ लोकसभा या राज्यसभा, तो यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित करना हुआ। मान के चलिए अगर लोकसभा लगा रहा है तो उसे कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। उसके बाद आगे ये भेज दिया जाएगा कहां पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी 2/3 सदस्यों से पारित करना होगा। जब दूसरा सदन में जाता है मामला, जब दूसरा सदन में जाता है तो यहाँ पे राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपना वकील या अपनी बात को रख सकता है या अपना वकील कर सकता है। कहाँ पे? दूसरे सदन में जाने के बाद। जब दूसरा सदन में भी यहाँ क्या होता है? यहाँ जांच होता है। जांच होने के बाद अगर ये जांच सही पाया गया तो इसे भी 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। उसके बाद क्या होता है? छठा प्रक्रिया में संकल्प पारित करके राष्ट्रपति क्या होता है? संकल्प पारित होने के तारीख से ही, यानी कि यहां से भी पारित हो गया, यहां से भी पारित हो गया, तब अब राष्ट्रपति का ये हो जाता है कि संकल्प पारित हो गया तो राष्ट्रपति को उसी टाइम से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो हम लोग का आधार देखें। आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन। आरोप संसद के कोई भी सदन लगा सकता है। लगाने से पहले 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 14 दिन के पूर्व नोटिस पर होना चाहिए। जिस सदन में जैसे कि लोकसभा आरोप लगा रहा है तो उसके कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरा सदन में जाता है जहां पे जांच होता है, वहां पे राष्ट्रपति को अपना अभिवादन या अपनी बात रखने की अनुमति होती है, वकील रखने की अनुमति होती है। जब जांच सही ठहराया जाता है तो वहां से भी, दूसरी सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। जब वहां से भी जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसी टाइम से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो महाभियोग के प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है? कौन भाग लेता है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, केवल 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 संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वो सदस्य निर्वाचित भी हो सकता है या वो सदस्य मनोनीत भी हो सकता है, मनोनीत भी हो सकता है। और राज्यसभा के मतलब कि इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता था? तो केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। और इसमें क्या है? केवल संसद के सभी सदस्य। तो कौन भाग नहीं लेगा? तो यहाँ पे यही याद रखना है, केवल संसद है तो राज्यों का जो विधानसभा है, राज्यों का जो विधान परिषद, वहां के सदस्य कोई महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। फिर 62 में क्या है? आर्टिकल 62 में है कि पद रिक्ति भरना, यानी कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, वो खत्म हो गया, तो नया अगर जब तक नहीं आ जाता, जब तक वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं करेंगे। वो जिस टाइम ग्रहण कर लेंगे उसके बाद इनका पद समाप्त होगा। ये यानी कि पद की निरंतरता बना हुआ। तो हम लोग संवैधानिक प्रावधान देख लिए आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल कितना तक? 62 तक। चलिए एक बार रिकॉल करते हम लोग फटाफट। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या है? आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्तियां सारा राष्ट्रपति के नाम पर होगा और इनका प्रयोग वो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। और इससे में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। 53 हो गया। 54 में क्या है?
निर्वाचन प्रणाली यानी कि चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। और 55 में क्या है, तरीका, चुनाव का तरीका। 56 में क्या है, कार्यकाल। 57 में क्या है, री इलेक्शन। 58 में योग्यता। 59 शर्तें। 60 शपथ। 61 महाभियोग। 62 पद की निरंतरता। चलिए हम लोग देखते हैं फिर राष्ट्रपति की शक्तियां। अब क्या देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, क्या क्या शक्तियां देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्यकारी शक्तियां, या इसी को बोलते हैं कार्यपालिका शक्तियां, या इसी को क्या बोलते हैं, कार्यपालिका शक्तियां। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति नियुक्तियां करती है। इसमें क्या है, उनके पास शक्ति है कि राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, और प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। भारत के कैग कैग यानी कि बोले तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष है, सदस्य है, उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और यूनियन टेरिटरी में प्रशासन है, उनकी नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह है उनकी कार्यकारी शक्तियां। तो देख लिया। फिर आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है। विधायी या फिर विधायिका शक्तियां। विधायी शक्ति इसमें क्या है, राष्ट्रपति को आर्टिकल, इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। संसद को बुलाना, संसद का सत्रावसान करना, संसद का स्थगित करना, संसद को संबोधित करना, कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लोकसभा को भंग करना हो तो प्रधानमंत्री के कहने पर भी कर सकते हैं, या कार्यकाल पूर्ण नहीं होने पर क्या बोलते हैं, जब बहुमत नहीं होने पर राष्ट्रपति उसे अपने विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करके इसे हटा सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को, और विधेयकों पर वीटो शक्तियां हैं राष्ट्रपति को, देखेंगे आगे हम लोग। मनोनयन करने की शक्ति है, सिफारिश करने की शक्ति है, संदेश भेजने की शक्ति है। तो आगे हम एक बार देखते हैं। आर्टिकल 85 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकते हैं और उनका स्थगन भी कर सकते हैं और सत्रावसान भी कर सकते हैं। क्या है, सत्र बुलाना, स्थगन करना और सत्रावसान करना कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। फिर क्या है कि पीएम के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। क्या है, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होता है आगे। फिर क्या है, आर्टिकल 87 में बताया गया है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद और पहले सत्र की शुरुआत में, क्या है, पहले प्रत्येक आम चुनाव के बाद और पहले सत्र के पहले पहले यानी कि संसद के जो पहला सत्र है उसमें राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेंगे। क्या करेंगे, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेंगे। फिर 79 में क्या है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्या है, अभिन्न अंग है, संसद का भाग नहीं है, अभिन्न अंग है। फिर आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा से रिलेटेड है, जिसमें से राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से 12 लोगों का मतलब कि नॉमिनेटेड करते हैं, 12 लोगों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। फिर हम लोग आगे देखें तो 117 में है, आर्टिकल 117 में है कि धन विधेयक हो या वित्तीय विधेयक हो को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या है। फिर 86, आर्टिकल 86 में
राष्ट्रपति किसी विधेयक या अन्य मामलों पर संदेश भेज सकते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर या अन्य मामलों पर संदेश भेज सकते हैं। फिर आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति जब विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। चलिए इतना देख लिए हम लोग, विधायी शक्ति देख लिए। आगे हम लोग देखते फिर इसमें आर्टिकल 103 में बताया गया है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। फिर है आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति का विधेयकों पर अनुमति, क्या है? विधेयकों पर अनुमति। इसमें क्या है? राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होता है। या तो वो विधेयक को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकृति दे दे। अगर वो विधेयक को एक्सेप्ट कर लेता है तो जो विधेयक है यानी कि बिल जो है वह एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। यदि राष्ट्रपति विधेयक को मतलब अस्वीकृत कर दे, स्वीकार ना करे, तो वह बिल क्या होगा? खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। ये राष्ट्रपति का वीटो शक्ति है कि विधेयक पर कोई स्वीकृति नहीं देना। तीसरा क्या है? पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। कौन? धन विधेयक को छोड़ करके, धन विधेयक को छोड़ करके पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकता है। जब पुनर्विचार होने के बाद जब पुनः राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है। फिर क्या है? फिर आर्टिकल 200 में क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल की भूमिका है इसमें। क्या है? राज्यपाल। इस तरह आर्टिकल 111 में क्या है? विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति शक्तियां हैं, तो उसी तरह यहाँ पर राज्यपाल की। तो राज्यपाल को 4 शक्तियां, या तो विधेयक को एक्सेप्ट कर ले, या तो विधेयक को अस्वीकार कर दे, या तो स्वीकार करे, या तो अस्वीकार करे, या तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए यानी कि क्या? पुनर्विचार के लिए लौटा दे। धन विधेयक नहीं होना चाहिए, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाया नहीं जा सकता है। तो क्या? या तो एक्सेप्ट करे या अनएक्सेप्ट करे, या तो पुनर्विचार हेतु भेज दिया जाए, या चौथा क्या विकल्प है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे। 4 यहाँ है। फिर 201 के तहत आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है 3 अधिकार। या तो विधेयक को स्वीकार कर ले, या तो खारिज कर दे, या तो फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे। जब पुनर्विचार है तो राज्य विधानमंडल में जाता है, तो राज्य विधानमंडल का कर्तव्य है कि वो 6 महीना के अंदर पुनः जवाब देना पड़ेगा। अगर यदि पुनर्विचार के लिए दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति यहाँ पे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। वो स्वीकृति दे भी सकते हैं या फिर मना भी कर सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है। और केंद्र में क्या था कि पुनर्विचार के लिए अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देना अनिवार्य है। तो देख लिया हम लोग आर्टिकल 111 ध्यान रखना है। 200, 201 जिनको रिवीजन जो कर चुके हैं उनको ये चीज पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। पहला देखते ये देख लें, फिर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। क्या है? ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना है? आर्टिकल 123 और राज्यपाल वाला है 213। हमें ये अभी देख रहे हैं आर्टिकल 123 क्या है। अध्यादेश क्या है? एक कानूनी प्रावधान है। क्या है? कानूनी प्रावधान है जो आपातकालीन या तत्काल स्थितियों, अध्यादेश क्या? एक कानूनी प्रक्रिया है जो आपातकालीन या तत्काल स्थितियों में कानून बनाने के लिए लाया जाता है। जब विधायी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या ये? आपातकालीन प्रक्रिया है। तो अध्यादेश क्या है देख लिए। अध्यादेश को क्यों लाया जाता है? तो सुनिए, ऐसा विषय हो जिस पर
तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तथा संसद या राज्य विधानमंडल का सत्र उस टाइम ना चल रहा हो, क्या ऐसा विषय उत्पन्न हो जाए जिसमें तत्काल उसी टाइम कानून बनाना जरूरी है और उस टाइम संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश क्या है हम लोग देख लिए, क्यों लाया जाता है ये भी देख लिए, आगे देखते हैं हम लोग। अध्यादेश कौन जारी करता है ये भी देख लिए, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल करता है। अब देखते हैं अध्यादेश का प्रभाव क्या है। अध्यादेश का प्रभाव, इसका प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के बराबर होता है, यानी कि जिस टाइम संसद के द्वारा जो पारित कानून होता है उसके बराबर इसका भी प्रभाव रहता है। इसकी प्रकृति क्या है, अध्यादेश की प्रकृति क्या है, क्या देखते हैं फिर हम लोग, अस्थायी प्रकृति की है। क्या है, अस्थायी की प्रकृति। फिर संसदीय अनुमोदन क्या है, आगे देखते हैं संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता क्या है इसमें, यानी कि संसद के अगले सत्र की शुरुआत के बाद, संसद जब अध्यादेश जारी हो जाता है तो संसद के अगले सत्र की जैसे शुरुआत होता है उसके बाद 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित करवाना होगा, नहीं तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश संसद के अगले सत्र के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को पारित करवाना होगा, नहीं तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश जारी होने पर 6 माह के भीतर संसद का सत्र बुलाना होगा। जब अध्यादेश जारी हो जाता है तो 6 महीना के अंदर संसद का अगला सत्र बुलाना आवश्यक है। देख लिया हम लोग कौन जारी करता है, अध्यादेश क्या है, अध्यादेश क्यों है, इसका प्रभाव क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, संसदीय अनुमोदन की जरूरत कब होता है, 6 सप्ताह के भीतर, अध्यादेश जारी करने के 6 सप्ताह के भीतर संसदीय अनुमोदन की जरूरत होती है और 6 महीना के भीतर संसद का अगला सत्र बैठना चाहिए। फिर क्या है, संविधान संशोधन पर अध्यादेश जारी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन पर अध्यादेश जारी नहीं होगा। फिर क्या है, कूपर वर्सेस भारत संघ 1970 में बताया गया था कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 1970 के कूपर वर्सेस भारत संघ मामला में ये चीज बोला गया था। अध्यादेश आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि के परिभाषा के अंदर आता है। जब आर्टिकल 13 पढ़े थे तो कल भी हम लोग नोट किए थे, अर्थात वह फंडामेंटल राइट का हनन करने वाला नहीं होना चाहिए आर्टिकल अध्यादेश। तो देख लिए हम लोग अध्यादेश के बारे में पूरा डिटेल देख लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के वीटो शक्ति क्या है, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, वीटो शक्ति तो टोटल 3 है, कितना, टोटल 3 वीटो शक्ति है। कौन कौन, 1 2 3। एक है पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, क्या है, पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। एक है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो, और एक है पॉकेट वीटो, क्या है, पॉकेट वीटो। तो पूर्ण वीटो क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से पूर्णतः मना कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो उसे क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो। और पॉकेट वीटो क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनिश्चित काल तक स्वीकृति देने से मना कर दे, अनिश्चित काल तक अपने जेब में रखे उस पर स्वीकृति दे ही नहीं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्तियां आर्टिकल 72 में दिया गया है। कितना, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 72, टोटल कितना है, 5। कितना है, 1 2 3 4 5। पहला क्या है, क्षमा, क्या है, क्षमा, पैर्डन। पहला क्या है, पैर्डन, इसका मतलब क्या है, पूर्णतः माफ करना या निर्दोष घोषित करना,
दूसरा क्या है, विलंब, क्या है, विलंब। रेप्रीव, क्या है, रिप्रीव, विलंब। इसका मतलब क्या है कि दंड को कुल समय के लिए टालना, जैसे कि विशेषकर मृत्यु दंड को विलंब करना, दंड को कुछ समय के लिए टालना, जैसे कि मृत्यु दंड को। फिर क्या है, विराम, क्या है, विराम। रेस्पाइट, क्या है, रेस्पाइट। ये क्या है, रिप्रीव, रिप्रीव। ये क्या है, पैडन, इसे क्या बोलते हैं, पैडन। विराम क्या है कि विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि महिलाओं का गर्भावस्था हो, विशेष परिस्थितियों जैसे गर्भावस्था, शारीरिक रूप से अक्षमता हो, शारीरिक अक्षमता हो, तो उस टाइम सजा की प्रकृति को मतलब कम करना, विराम करना, सजा की प्रकृति को कम करना, यह है। फिर है परिहार, क्या है, परिहार, रेमिशन, रेमिशन, परिहार। इसका मतलब क्या है, सजा की अवधि कम करना, कठोर कारावास से कठोर, अधिक कठोर कारावास से कम कठोर कारावास में बदलना। सजा का स्वरूप वही रहेगा, बट अधिक कठोर कारावास से कम कठोर कारावास में बदलना, सजा की प्रकृति वही रहेगा। इसमें क्या है, लघुकरण, लघुकरण। इसका मतलब क्या है, कोमुटेशन, कोमुटेशन। इसमें क्या है, सजा के स्वरूप को बदलना, सजा का स्वरूप को ही बदल देना, जैसे कि कठोर कारावास से साधारण कठोर, जैसे कि कठोर कारावास नहीं, इसका मतलब हो गया कि जैसे कि सजा के स्वरूप को ही बदल देना, मतलब कि मृत्यु दंड से आजीवन कारावास में बदल देना, मृत्यु दंड से आजीवन कारावास में बदल देना। तो क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, क्षमा, विलंब, विराम, परिहार, लघुकरण। क्षमा, विलंब, विराम, परिहार, लघुकरण। क्षमा का मतलब पूर्णतः माफ करना या निर्दोष घोषित करना। विलंब का मतलब क्या है, कुल समय के लिए सजा को टालना। और विराम का मतलब क्या है, जैसे कि विशेष परिस्थितियां, गर्भावस्था के टाइम सजा को विराम देना, कम करना। परिहार क्या है, सजा की प्रकृति को, प्रकृति वही रहता है, स्वरूप, सजा की प्रकृति बदलना, जैसे कि कठोर कारावास से कम कठोर कारावास। और लघुकरण क्या है कि सजा के स्वरूप को ही बदल देना, जैसे कि मृत्यु दंड से आजीवन कारावास। तो ये हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के, ये तो स्टार्टिंग में बता देंगे, जितना भी काम करेंगे मंत्री परिषद की सलाह से। तो ये क्या करते हैं, मंत्री परिषद के सलाह से काम करते हैं। यही चीज हम लोग राज्यपाल में जब देखेंगे, राज्यपाल में जब देखेंगे 161 के तहत, कितना, 161 के तहत, वहां पे क्या है, राज्यपाल को मृत्युदंड, मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय के संबंध में शक्ति नहीं है, मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय के संबंध में शक्ति नहीं है। क्या राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों में एक बार सलाह के लिए पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायालय शक्तियां क्या है। न्याय पालिकीय शक्तियां, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आता है, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, किसकी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उनकी न्यायपालिकीय शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना, आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना। फिर क्या है, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रक्रिया जो है आने के आर्टिकल 124 में। संसद के, संसद, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है, यानी कि न्यायाधीशों को पद मुक्ति करने के अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, ये शक्तियां है। भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करना, आर्टिकल 76 में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महान्यायवादी क्या होता है, ये सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियां देखते हैं, क्या देखते हैं, वित्तीय
शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। क्या है फाइनेंशियल पावर? तो पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 360। इसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा। यदि देश की वित्तीय स्थिति खतरा में हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर अनुदान की सिफारिश बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल फिर देखेंगे 280 में वित्त आयोग का गठन करना, वो राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन करना, प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन करना। केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का काम करता है वित्त आयोग, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी। और यदि आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा निकालना हो तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। और राष्ट्रपति के नाम पर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट पेश किया जाता है। किसके नाम पर? बजट पेश किया जाता है राष्ट्रपति के नाम पर। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियां। क्या है? राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियां। क्या है? राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियां क्या अपने विवेक से क्या क्या निर्णय लेते हैं? तो पीएम की नियुक्ति करना। अगर लोकसभा चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो पीएम उस नेता को पीएम नियुक्त करता है जो बहुमत जुटा सकता है। क्या मतलब हुआ कि यदि लोकसभा का चुनाव होता है और कोई भी दल अगर पूर्ण बहुमत नहीं साबित कर पाता है तो उस अवस्था में राष्ट्रपति महोदय उस नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। मतलब कि जो बहुमत आगे जाके जुटा सकता है, जो आगे बहुमत जुटा सकता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है अपने विवेकीय शक्तियों की तरह। और मंत्रिपरिषद के सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। कहाँ पे? विवेकीय शक्तियां उनके पास है। यदि सरकार बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। यदि सरकार बहुमत खो देती है संसद में तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। पॉकेट वीटो है विवेकाधीन में, जैसे कि धन विधेयक दंड को फिर हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियां। क्या है? आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां कितना है आपातकाल? 3। 1 2 3। एक क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल। एक क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है और ये आर्टिकल 352 में है। और एक है वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में। इसका क्या है? इसका आधार है 3 आधार है। क्या है? इसका आधार 3 है। 1 2 3। पहला है अगर युद्ध हो। दूसरा क्या है? बाहरी आक्रमण हो। बाहरी आक्रमण हो। तीसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांति था। पहले क्या था? आंतरिक अशांति। तो इसका प्रभाव क्या आता है? केंद्र का राज्य पर कंट्रोल हो जाता है। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन क्या है? 356। वित्तीय आपातकाल कितना आर्टिकल में? 360 में। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? क्या इसका प्रभाव क्या होता है? तो केंद्र का राज्य पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और 21 छोड़कर निलंबन हो जाता है। फंडामेंटल राइट का निलंबन हो जाता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। संसद कानून बना सकती है राज्यों के विषय में भी। और राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकती है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकती है। संसद कानून भी बना सकती है। इसमें प्रभाव होता है कि केंद्र का नियंत्रण राज्य पर हो जाता है। फिर क्या है? राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाता है तब ये लगाया जाता है। राज्यपाल ये घोषणा करता है
कि राज्य में संवैधानिक तरीके से राज्य नहीं चल रहा है, राज्य मनमानी तरीके से चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन उस टाइम लगा दिया जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो राज्य सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। राज्य सरकार की जितनी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। ये राज्य विधायिका का काम संसद करने लगती है। इसका ये प्रभाव है। संसद के द्वारा 2 महीना के भीतर अनुमोदन किया जाता है और यह मैक्सिमम 3 साल तक चल सकता है। संसद के द्वारा हर 2 महीना पर इसका अनुमोदन किया जा सकता है और मैक्सिमम 3 साल तक ये राष्ट्रपति शासन चलता है। वित्तीय आपातकाल क्या है, इसका आधार क्या है, जब भारत या उसके किसी हिस्से के वित्तीय स्थिति का साख का खतरा हो, वित्तीय स्थिति खतरा में हो, साख खतरा में हो, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों को वित्तीय अनुशासन का निर्देश दे सकता है। क्या करता है राष्ट्रपति, केंद्र और राज्यों को वित्तीय स्थिति का निर्देश दे सकता है। कर्मचारियों को वेतन भत्ते काटे जा सकते हैं। यहाँ पे सभी विधेयक को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जाता है। यहाँ पर संसद की मंजूरी से यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है वित्तीय आपातकाल। हम लोग आगे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। फिर क्या है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, क्या है सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति भारतीय सेना का सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। कौन, राष्ट्रपति करता है। युद्ध की घोषणा करना हो तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर संसद के स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति करता है। युद्ध की घोषणा करना हो, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को नियुक्ति करना हो, राष्ट्रपति करेगा। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति महोदय होता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अगर संधियां करनी हो, समझौता करना हो तो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। अगर क्षमादान शक्ति जैसे कि सैन्य अदालतों, कोर्ट मार्शल द्वारा सजा पाए व्यक्ति का सहित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा देना, दंड में राहत करना और सजा कम करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। सशस्त्र बलों के लिए आपातकाल की घोषणा करना ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो इतना हम लोग देख लें, ये सब था क्या, सैन्य शक्तियां। सभी शक्तियां जितना भी काम करेंगे ये वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेंगे। फिर एक सवाल है, क्या राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, क्या राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, तो बोलेंगे नहीं। अब क्यों नहीं, क्योंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। दूसरा पॉइंट क्या है, आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा। तीसरा क्या है, 60 में शपथ लिए हैं, संविधान की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। चौथा में क्या है, अगर ऐसा करते हैं, तानाशाह बनते हैं, तो महाभियोग प्रक्रिया लगाकर इन्हें हटाया जा सकता है कि संविधान का उल्लंघन किए हैं। फिर क्या है, पांचवा में न्यायिक पुनरावलोकन है। मूल ढांचे की अवधारणा के अंतर्गत ये रहेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू इनके ऊपर किया जा सकता है। तो ये मनमाने मतलब तानाशाह नहीं बन सकते हैं। तो फाइनली राष्ट्रपति हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया और खत्म किया। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रपति के बाद वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं। कितना है, भाग 5 में इनका भी है। भाग 5 में अध्याय 1 ही हम लोग देख रहे हैं। और इसे ग्रहण कहाँ से किया गया था उपराष्ट्रपति पद को, तो यूएसए से ग्रहण किया गया था। ये वरीयता में दूसरे पद है, राष्ट्रपति के बाद वरीयता में दूसरा सर्वोच्च पद है इनका। वरीयता में दूसरा सर्वोच्च पद। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, ध्यान से सुनिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। पदेन सभापति का मतलब क्या हो गया कि अपने पद पर रहते हुए भी वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति है और इसी के ये पद पर रहते हुए वो दूसरे पद पर रहेंगे, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इसमें बताया गया आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उस टाइम राष्ट्रपति के समान वेतन दिया जाएगा,
उनके समान भत्ते दिया जाएगा, उन्हीं के समान शक्तियां, विशेषाधिकार सब उन्हीं के समान होगा। तो क्या इसमें कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। फिर 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। इसमें बहुत चीज दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी कि इसका निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल क्या है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, क्या है, इसका चुनाव कैसे होगा। तो अगर चुनाव देखें तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य बोले तो मनोनीत और निर्वाचित दोनों, और लोकसभा राज्यसभा दोनों के, यानी कि संसद के सभी सदस्य इसके चुनाव में भाग लेंगे। तो इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया देख लिया, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और फिर इसका विधि क्या है, वही समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। इनका विधि का वही जो राष्ट्रपति का है। फिर इसी में शर्तें हैं, क्या है, उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो वहां हम लोग देखे थे राष्ट्रपति के लिए कि वो क्या था, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, और यहाँ पे क्या है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। शर्तें, इनका पहला शर्त देखते हैं हम लोग। जैसे राष्ट्रपति किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हैं, उसी तरह उपराष्ट्रपति किसी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हैं, पहला। दूसरा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करते हो। तीसरा क्या है, उपराष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार प्रस्तुत करने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन का आवश्यकता है। 20 प्रस्तावक प्लस 20 क्या है, मतदाता, 20 मतदाता की आवश्यकता है। 20 मतदाता की आवश्यकता है, यह है शर्तें। आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमा करना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 67, क्या है, आर्टिकल 67 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है पद ग्रहण करने से लेकर के 5 साल तक। इसी में दिया गया है पद त्याग, यानी कि पद से हटाना, इस्तीफा। तो पहला क्या हो, पद त्याग राष्ट्रपति महोदय को लिखित रूप से दे सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर इसे हटाना हो, इन्हें अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा, राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्लस लोकसभा से साधारण बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। और संकल्प पारित करने के, क्या है, हटाना। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा, पहला क्या है, राज्यसभा के तत्कालीन सभी मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी से हटा सकते हैं राज्यसभा से, और वहीं पे लोकसभा से साधारण बहुमत से पारित करके इनको हटा सकते हैं। और संकल्प पारित करने से पहले कम से कम 14 दिन के पूर्व नोटिस पर, 14 दिन नोटिस पर इसे हटा सकते हैं, मतलब पूर्व नोटिस पर प्रस्ताव ला सकते हैं। और इनका जो प्रस्ताव आएगा वो सिर्फ राज्यसभा में आएगा, केवल राज्यसभा में आएगा। लोकसभा में क्या भूमिका है, केवल साधारण बहुमत से लोकसभा से पारित करके हटा सकते हैं। फिर कार्यकाल में ही
ये तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ये तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। तो देख लिया हम लोग। फिर आर्टिकल 68 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 68 में क्या है? आर्टिकल 62 में था जो राष्ट्रपति की पद की निरंतरता, उसी तरह आर्टिकल 68 में है कि उपराष्ट्रपति के पद की निरंतरता, यानी कि कभी पद खाली नहीं होगा जब तक इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक ये अपना इस्तीफा नहीं देंगे। 59 में क्या है? शपथ, शपथ प्रतिज्ञान, शपथ प्रतिज्ञान, यानी कि ओथ और एफर्मेशन किसके समक्ष लेते हैं शपथ? तो राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं या राष्ट्रपति के नामित व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेते हैं। फिर आर्टिकल हम लोग 69 देख लिए। आर्टिकल 70 में देखते हैं कि अन्य आकस्मिकताओं में क्या है? जब भी कोई अन्य आकस्मिकता होता है तो उस टाइम राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन होता है वो संसद को अधिकार है कि यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, संसद को अधिकार है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो संसद कानून बना करके राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 70 में। यानी कि कोई ऐसी घटना घट जाए जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, तो उस टाइम संसद को अधिकार है कि वो कानून बना करके राष्ट्रपति पद के लिए, मतलब कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसके बारे में आर्टिकल 70 में बताया गया। फिर आर्टिकल 71, इसमें क्या है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच, अगर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनका चुनावों का जो विवाद होगा, इनका चुनावों का जो विवाद होगा वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। किसमें बताया गया? आर्टिकल 61 में। यानी कि संसद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों को कानून बनाकर नियमित कर सकती है। संसद कानून बनाकर नियमित कर सकती है, इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिर 72 में हम लोग देख लेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या है? क्षमादान शक्ति। 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों तक विस्तृत जिन पर संसद कानून बना सकती है। क्या इसमें? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब हम लोग आगे देखते हैं आर्टिकल 74 से लेकर क्या? आर्टिकल 74 कहाँ है? चलिए, तो यहां तक 73 तक हो गया। आगे एक बार हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तुलना कर देते हैं। पहला तुलना, पहला क्या है? ये देश का सर्वोच्च नागरिक है। क्या है? देश का सर्वोच्च नागरिक। और उपराष्ट्रपति देश का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक है, वरीयता में दूसरा पद है उपराष्ट्रपति का। अगर निर्वाचक मंडल देखें, निर्वाचक मंडल, तो केवल निर्वाचित सदस्य कहां के? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनके इलेक्शन में भाग लेंगे। और उपराष्ट्रपति में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे। इनकी योग्यता क्या है? तीसरा में देखते हैं हम लोग योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 साल एज पूरा करना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए और लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए। और इनका क्या है? भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 साल एज पूरा होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए और लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ये हो गया योग्यता। पद मुक्ति क्या है? महाभियोग के द्वारा संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति का पद मुक्ति क्या है? राज्यसभा के कुल सदस्यों के प्रभावी बहुमत के द्वारा तथा लोकसभा के साधारण बहुमत के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इनकी भूमिका क्या है? ये संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और ये संविधान में वर्णित इनका नहीं है, इनकी भूमिका का वर्णन संविधान में नहीं है। चलिए देख लिए हम लोग यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, भाग 5 में ही है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। जैसे कि भारत संसद, यहाँ लिख देते हैं पीएम प्लस
मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। भारत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका मतलब है एक होता है वास्तविक कार्यपालिका, इसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री, एक होता है नाममात्र की कार्यपालिका जिसका मुखिया होता है राष्ट्रपति। ठीक, हम लोग देखते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या बोला गया? भारत का एक मंत्री परिषद यानी कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। भारत का एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। फिर से बोलते हैं, भारत का एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। फिर क्या है? आर्टिकल 75 हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति, टर्म देखिएगा, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, क्या है? अपॉइंटमेंट। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। फिर से बोलते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। एक टर्म लिखते हैं, राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो उसका निर्वाचन होता है। क्या होता है? इलेक्टेड होते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का इलेक्टेड होते हैं, क्या होता है? निर्वाचन होता है। और प्रधानमंत्री हो या मंत्री परिषद हो उसकी नियुक्ति की जाती है, उसकी अपॉइंटमेंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट, ये टर्म को याद रखना है। बताया गया था कि मंत्री परिषद का जो मैक्सिमम संख्या होगा, मंत्री परिषद का जो मैक्सिमम संख्या होगा वो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसे बताया गया था कि जो मंत्री परिषद की संख्या होगा वो 15%, लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी कुल सदस्य कितना है? 543। कितना अभी? 543 सदस्य है। इसका अगर 15% निकालें तो अभी 81 आता है, यानी कि इतना मंत्री परिषद होगा, इतना मंत्री परिषद में सदस्य होंगे 81। तो मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, क्या है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर किसी भी मंत्री को हटा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को हटा सकता है। तो देख ले, मंत्री परिषद की उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी व्यक्ति को हटा सकता है। मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। मंत्री परिषद को जो संसद में सदस्य होते हैं वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। जो मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है वह भी मंत्री बन सकता है। क्या? जो मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है वह भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीना के भीतर किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट एकदम। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। भारत कैसा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसका विशेषता है दोहरी कार्यपालिका। एक होता है वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और नाममात्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 74 में क्या है? भारत का एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और जो मंत्री परिषद होगा वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। आर्टिकल 75 में क्या है? आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, पीएम और मंत्रिपरिषद अपॉइंटमेंट होते हैं, क्या होते हैं, नियुक्ति होते हैं। 51वां संविधान संशोधन 2003 में बताया, स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद के जो मैक्सिमम सदस्य संख्या होगा वो लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर 543 लोकसभा में सदस्य है, उसका 15% 81 ही मंत्रिपरिषद होगा। फिर हम लोग देखें मंत्रिपरिषद की उत्तरदायित्व, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और इंडिविजुअल रूप से प्रेसिडेंट के प्रति। फिर आगे हम लोग क्या देखें, मंत्रिपरिषद लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। जो मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीना के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद 3 तरह का होता है। क्या होता है, मंत्रिपरिषद 3 तरह का होता है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होता है डिप्टी मिनिस्टर। क्या है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 याद रखना है, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री। एक चीज हम लोग देखते हैं, एक सर्कल बनाइए, ये क्या है, मंत्री परिषद, और ये क्या है, मंत्रिमंडल। क्या है, मंत्रिमंडल, यानी कि कैबिनेट मंत्री। चलिए इसके बारे में हम बोलते जाते हैं, आप सुनते जाइए। मंत्रिपरिषद बड़ा समूह है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं। क्या है, मंत्रिपरिषद एक बड़ा समूह है जिसमें राज्य मंत्री भी आते हैं और उसमें उप मंत्री भी शामिल होते हैं। और मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री ये क्या है, एक छोटा समूह है जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। अब मंत्रिपरिषद जिसका आकार, यानी कि इसमें 60 से लेकर के 80 सदस्य संख्या होती है। अब मंत्रिमंडल में कितना, 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में आते हैं या सरकार के सभी मंत्रियों, क्या है, मंत्रिपरिषद में सरकार के सभी मंत्रियों का समूह है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है और सरकार चलाने में मदद करती है। कौन, मंत्रिपरिषद। कैबिनेट मंत्री क्या है, या सरकार का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय है, यानी कि जो बड़े बड़े निर्णय लिया जाता है वो कैबिनेट मंत्री के द्वारा लिया जाता है और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले कैबिनेट मंत्री के द्वारा लिया जाता है और मंत्रिपरिषद उसे लागू करती है। फिर क्या है, इसकी बैठकें कम होती है, मंत्रिपरिषद की जनरली बैठकें बहुत कम होती है और इसकी बैठकें लगातार मतलब कंटिन्यू इसी की बैठक होती है। मंत्रिमंडल के जो 15-20 लोगों का समूह है उसके बैठक मतलब मंत्रिपरिषद से ज्यादा होती है। मंत्रिपरिषद को मूलतः संविधान में दर्जा दिया गया है, इनका जिक्र है, और मंत्रिमंडल को संविधान में जिक्र नहीं था। इसे पहली बार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 खंड 2 में 352 नेशनल इमरजेंसी में बताया गया था कि आपातकाल लगाने से पहले राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल का लिखित अनुशंसा होनी चाहिए। उसी टाइम इसका जन्म हुआ था। तब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने से पहले राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल का, कैबिनेट मंत्री का लिखित अनुशंसा होनी चाहिए। तो देख लिए, ये बड़ा समूह है, ये छोटा समूह है, इसमें 60 से 80 लोग होते हैं, इसमें 15 से 20 लोग होते हैं। महत्वपूर्ण सरकार के नीतिगत फैसले कैबिनेट मंत्री लेती है जिसको मंत्रिपरिषद लागू करती है। और मंत्रिपरिषद का 3 हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। एक चीज और हम लोग देखते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय। क्या है, मंत्रिमंडल सचिवालय क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मंत्रिमंडल विभिन्न जो जितना मंत्रालय है और विभाग है उसके बीच समन्वय का काम करता है। कौन, मंत्रिमंडल। और सरकार के नियमों को लागू करने में ये मदद करता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख होता है एक कैबिनेट सचिव होता है, इसका जो प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव होता है, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरी होता है इसका प्रमुख। तो इसका प्रमुख कौन होता है,
प्रमुख जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव होता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह भारत सरकार का सर्वोच्च वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। क्या कैबिनेट सचिव क्या होता है? आईएएस अधिकारी होता है। कौन होता है? आईएएस अधिकारी। और जो कैबिनेट सचिव होता है ये सिविल सेवा बोर्ड के पदेन प्रमुख भी होता है। क्या? सिविल सेवा बोर्ड के ये पदेन प्रमुख भी होता है। ये सभी सिविल सेवाओं का नेतृत्व करता है। ये सीधे प्रधानमंत्री को सलाह देता है। ये जो कैबिनेट सचिव होता है सीधे प्रधानमंत्री को सलाह देता है और इसका जो कार्यकाल होता है 4 से 5 साल होता है। और 1947 में जो गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद था, जो कार्यकारी परिषद था उसी का स्थान पर ये आया। कार्यकाल कितना? 4 से 5 साल। प्रधानमंत्री को सीधे सलाह देता है कौन? यही कैबिनेट सचिव। और सिविल बोर्ड के पदेन मुखिया भी होता है कौन? यही कैबिनेट सचिव। मंत्रिमंडल सचिवालय क्या है? यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और सरकार के नियमों को लागू कराने में मदद करता है। फिर हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। प्रधानमंत्री का काम क्या है? पीएम के कार्य एवं शक्तियां, क्या क्या कार्य और शक्तियां है? प्रधानमंत्री कार्यपालिका यानी कि वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चुनाव करता है और मंत्रियों का विभागों का आवंटन बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उनमें फेर बदल करना हो तो सब काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्षता भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसी मंत्री को हटाना हो, हटाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। अगर सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसे हटा देता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे कि ये व्यक्ति को हमें हटाना है तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि इसे हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति उसे हटा देगा। मंत्रिपरिषद के जब भी सभी निर्णयों की जो सूचना होता है राष्ट्रपति तक पहुंचाना होता है वो प्रधानमंत्री पहुंचाते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है कौन? प्रधानमंत्री। सत्तारूढ़ दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। सेना का राजनीतिक जो प्रमुख होता है, राजनीतिक पॉलिटिकल प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। एक बार प्रधानमंत्री की सूची हम लोग देख लेते हैं कौन क्या है। सूचियों को हम लोग अच्छे से ऐसे नहीं, ऐसे याद कर लीजिए। 1947, 1964, 1966, 1977, फिर 1989 तक मोरारजी देसाई, 89 से लेकर के 80 तक चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, 80 से लेकर के 84 तक हो गया फिर आपका इंदिरा गांधी, और 84 से लेकर के 89 तक उनका बेटा राजीव गांधी। और फिर 89 देखें, 89, 89 से लेकर के आपका हो गया 89, 90 वीपी सिंह, और 90 से लेकर के 91 तक चंद्रशेखर, और 91 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव, 96 से लेकर के 97 तक एचडी देवगौड़ा, 97 से 98 इंद्र कुमार गुजराल, 98 से लेकर के 2000, 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी, और 4 से लेकर के 14 तक क्या मनमोहन सिंह, और 14 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी। तो क्या यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल जो अब सबसे लंबा कार्यकाल हो गया नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी। सबसे लंबा कार्यकाल किनका हो गया? नरेंद्र मोदी का। सेकंड में अब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। फिर क्या यहां से 64 से लेकर के 66 तक गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री वास्तविक मुख्यमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री
इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। फिर 1966 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी होती है। कौन? इंदिरा गांधी। फिर 1977 से 79 के बीच चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह होता है यहाँ पे, जो एक बार भी संसद नहीं गए थे। 77 से 79 की, 79 से 80 के बीच है चौधरी चरण सिंह, 77 से 89 के बीच है ये मोरारजी देसाई थे, सॉरी कौन थे? मोरारजी देसाई, पहले यानी कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। यहाँ से यहाँ कौन थे? चौधरी चरण सिंह, जो एक बार भी संसद नहीं गए। 80 से 84 वही, 80 से 84 इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। फिर 84 से 89 राजीव गांधी, राजीव गांधी। 89 से 90 वीपी सिंह, वीपी सिंह। फिर 90 से 91 चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। 91 से 96, 91 से 96 पी भी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। 96 से 97 एच डी देवगौड़ा। 97 से 98 इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। 98 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे मनमोहन सिंह। फिर 14 से अब तक नरेंद्र मोदी। इस तरह हम लोग देख लिया प्रधानमंत्री को भी अच्छे से। अब एक और आता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में जिक्र है। ये भारत सरकार का महान्यायवादी क्या है? ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। इसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसकी योग्यता क्या है? योग्यता देखिए लिख देता है। भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल की सलाह पर। इसकी जो कार्यकाल है, कार्यकाल वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। फिर इसकी योग्यता देखते हैं, तो योग्यता में पहला है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य, सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा क्या है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 साल तक वकील रहा हो। पहला है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा क्या है? हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो या 10 साल तक वकालत किया हो। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति की नजर में विधि वेता हो, राष्ट्रपति की नजर में विधि वेता हो तो उसे महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। इसका काम क्या है? ये भारत सरकार की कानूनी मामलों पर सलाह देता है। क्या पहला काम है? ये भारत सरकार के कानूनी मामलों पर सलाह देता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये सरकार का कानूनी अधिकारी है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व भी ये करता है। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का भी कर्तव्यों का निर्वहन ये करता है। तो 3 कार्य हम लोग देख लिए। पहला क्या है? भारत सरकार के कानूनी मामलों का कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रतिनिधित्व करना सरकार का। तीसरा, राष्ट्रपति अगर कोई कर्तव्य देता है उसका भी निर्वहन करना। तो काम देख लिए। इसकी सीमाएं क्या है? इसका लिमिटेशन क्या है? सरकार के खिलाफ सलाह नहीं देगा, मतलब सरकार के खिलाफ सलाह नहीं देगा, और बिना सरकार की अनुमति के आपराधिक मामलों में मतलब अपराधियों को बचाव का काम नहीं करेगा, मतलब साइड से वकालत का काम ये नहीं करेगा बिना सरकार की अनुमति के। और सरकार के खिलाफ ये सलाह नहीं देगा। तो महान्यायवादी बारे हम देख लें।
भारत का सर्वोच्च अधिकारी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा, हाई कोर्ट में 5 साल वकालत किया हो या तो 10 साल वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नजरों में विधिवेता हो। काम क्या है? भारत सरकार के कानूनी मामलों पर सलाह देना। दूसरा काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करना। तीसरा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। सीमाएं क्या है? राष्ट्रपति के मतलब सरकार के खिलाफ ये सलाह नहीं देगा और निजी प्रैक्टिस ये नहीं करेगा। आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 दो चीज है, इसे ध्यान रखना। भारत सरकार के जितना भी काम होगा सारा राष्ट्रपति के नाम पर होगा, ये आर्टिकल 77 में बताया गया है। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होगा। आर्टिकल 78 में है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन के जितना भी जानकारी है वो राष्ट्रपति को उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मतलब कि कार्यपालिका शक्तियों का जितना भी निर्णय है उसे राष्ट्रपति को बताया जाए। सॉरी, चलिए एक बार हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। जितना पढ़े 5 से 7 मिनट लगेगा, फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या पढ़े? भाग 5, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, शीर्षक तक संघ सरकार। क्या पढ़े? भाग 5, आर्टिकल, भाग 5 जिसका शीर्षक है संघ सरकार, इसमें आर्टिकल है 52 से लेकर के 151 तक, जिसमें से टोटल 5 अध्याय था। कितना अध्याय था? 5 अध्याय था। संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संघीय न्यायपालिका और कैग। संघीय कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 तक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, टोटल 5 पढ़े। तो हम लोग पढ़ते राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक। आर्टिकल 52 में क्या था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। इसमें क्या है? चुनाव, निर्वाचक मंडल, इसमें निर्वाचक मंडल केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग देंगे। एक इसमें क्या है? चुनाव का तरीका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आर्टिकल 55 में। 56 में क्या है? 56 में कार्यकाल है जो पद ग्रहण से 5 साल तक होता है। अगर वो त्याग पद देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को देंगे। 57 में क्या है? री इलेक्शन है, पुनर्निर्वाचन। 58 में क्या था? योग्यता था। योग्यता में क्या था? भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 साल एज पूरा होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की सदस्यता, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ का पद धारण नहीं करता हो। 59 में क्या था? शर्तें था। क्या शर्त था? वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए और बिना किराया के वो संसद भवन का, राष्ट्रपति भवन का उपयोग कर सकता है और उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों की कटौती नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 59 में जिक्र है। 60 में क्या है? 60 शपथ किसके समक्ष? सीजीआई के समक्ष। सीजीआई अनुपस्थित होते हैं तो वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। 61 क्या था? महाभियोग। महाभियोग क्या था? आरोप कोई भी सदन लगा सकता था। संविधान के उल्लंघन। आधार क्या था? संविधान के उल्लंघन होने पर आरोप लगाने से पहले एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और संसद में पेश करने से पहले 14 दिन के पूर्व नोटिस पर राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। 14 दिन के पूर्व नोटिस पर आरोप संसद के कोई भी सदन लगा सकता है और मतलब कि पेश करने से पहले 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और विशेष बहुमत, विशेष बहुमत बोले तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से बहुमत पारित होना चाहिए, तब जाकर के राष्ट्रपति को महाभियोग लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। 62 क्या है? पद रिक्ति, यानी कि कार्यकाल समाप्ति से पहले भी और 6 माह के भीतर चुनाव यानी कि
राष्ट्रपति का कार्यकाल जो पद है वो निरंतर बना रहना चाहिए। अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो 6 महीना के भीतर इलेक्शन करवाने का प्रावधान है आर्टिकल 62 में। फिर हम लोग क्या देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां में क्या देखे थे, कार्यकारी शक्तियां जिसमें से नियुक्ति करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का, महान्यायवादी का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का, सीजीआई का, कैग का, यूपीएससी का, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का, राज्यपाल का, ये सब क्या है, नियुक्तियां क्या है, उनका कार्यकारी शक्तियां। विधायी शक्तियां में क्या था, संसद को बुलाना, सत्रावसान करना, स्थगित करना, संबोधित करना यानी कि चुनाव के बाद और संसद के पहले सत्र को संबोधित करना, ये सब क्या था, उनकी विधायी शक्तियां। मनोनयन करते थे 12 सदस्यों का, इनका 12 सदस्यों का मनोनयन करते थे कहां पे, राज्यसभा में। 12 सदस्यों का मनोनयन करते थे राज्यसभा में, 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। फिर संदेश भेजना उनका विधायी शक्तियां हैं। 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाना उनकी विधायी शक्तियां हैं। विधेयक पर अनुमति देना, आर्टिकल ध्यान रखिए, आर्टिकल 111, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देना, अनुमति अगर दे देंगे तो एक्ट बन जाएगा, अनुमति नहीं देंगे तो एक्ट खत्म हो जाएगा। पुनर्विचार है तो लौटा देंगे, पुनर्विचार के बाद यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है। फिर हम लोग देखें आर्टिकल 200, राज्यपाल को अधिकार के पुनर्विचार, मतलब कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षण रखे, राष्ट्रपति के पास अगर आता है तो वही एक्सेप्ट, अनएक्सेप्ट और पुनर्विचार हेतु लौटाना। दोबारा आता है तो राष्ट्रपति के पास बाध्य नहीं है कि उसे अनुमति दे या ना दे। 201 के तहत आर्टिकल 111, 200, 201, 108, इसे सब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति आर्टिकल 72 के तहत हम लोग 5 देखे थे। फिर क्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उनकी न्यायपालिका शक्तियां हैं। उनकी वित्तीय शक्ति हम लोग क्या देखे थे, वित्तीय शक्तियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना आर्टिकल 360 के तहत। अनुदान की अगर मांग करना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करना, अगर आकस्मिक निधि से धन निकालना हो तो वो बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के नहीं निकाल सकते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर ही बजट पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही पेश किया जाता है। तो उनकी देख लिया हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में। 63 में क्या था, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या था, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में क्या था, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ थी, 6 मंथ। 66 में क्या था, निर्वाचक मंडल में कौन, केवल संसद के सभी सदस्य या निर्वाचित या मनोनीत कोई भी, निर्वाचक मंडल। और इसमें तरीका क्या था, वही जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा। फिर 67 में क्या था, इसी में 66 में शर्तें थी कि वो सदस्य संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, 20 प्रस्तावक होना चाहिए और 20 मतदाता होना चाहिए और आरबीआई के पास 15,000 रुपए जमा करवाना चाहिए। 67 में क्या था, 67 में कार्यकाल था 5 साल। पद त्याग राष्ट्रपति को दे सकते हैं लिखित। और हटाने की प्रक्रिया क्या था, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों, हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है और राज्यसभा के तत्कालीन समझ यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा, राज्यसभा के मतलब कि जितना तत्कालीन सदस्य है के प्रभावी बहुमत से और लोकसभा के साधारण बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। 14 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पास किया जाएगा। 67 में था। प्रभावी बहुमत क्या होता है, कुल सदस्य संख्या को रिक्त सीटों को माइनस करने के बाद 50% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जो जितना टोटल है उसमें से जो रिक्त पद है उसे हटा दिया जाता है, जितना बचा उसका 50+1 होना चाहिए। फिर 68 में क्या था, पद की निरंतरता, उपराष्ट्रपति के पद की निरंतरता, जो आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के लिए था, पद की निरंतरता, पद कभी खाली होनी नहीं चाहिए, जैसे पद खाली होता है तुरंत इलेक्शन करवाना होगा। फिर 69 में क्या है, शपथ प्रतिज्ञान किसके समक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के समक्ष। फिर क्या देखे थे हम लोग, आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन संसद कानून बना के कर सकती है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन संसद कानून बनाकर कर सकती है। 71 में क्या था, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव अगर का विवाद होता है तो उस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा। 72 में क्या है,
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, क्षमा, विलंब, विराम, परिहार, लघुकरण, क्षमा, विलंब, परिहार, लघुकरण। 62 हो गया। और 63 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संसद कानून बनाकर कर सकती है। 74 में क्या है? भारत के एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा। 75 में क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। और इसी में दिया गया है, ये तो 15 खंड 1 में था। दूसरे में बताया गया है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति मतलब उत्तरदायी होता है। और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, इसमें बताया गया। इसमें 3 प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। 76 में क्या है? 76 में क्या देखे थे हम लोग? महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। इसकी अगर योग्यता देखें इसकी अगर योग्यता देखा जाए तो फिर पहले हम लोग क्या देखें? नियुक्ति कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो महान्यायवादी की योग्यता रखता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, या फिर हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल तक वकालत किया हो। तीसरा, राष्ट्रपति की नजर में कोई विधि वेता हो। इसका काम क्या है? भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी है और भारत सरकार के कानूनी मामलों में सलाह देना और भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रतिनिधित्व करना। इसमें सीमाएं क्या लगाया गया था कि ये भारत सरकार के खिलाफ मतलब ये नहीं कर सकता, भारत सरकार के खिलाफ मत नहीं डाल सकता है और निजी प्रैक्टिस भी ये नहीं कर सकता है। 77 में क्या था कि भारत सरकार का जितना भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। 78 में क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि कार्यपालिका शक्तियों की जानकारी राष्ट्रपति को दिया जाए। यहां तक हम लोग पढ़े थे। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 में ही संघ क्या है? विधायी प्रक्रिया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संसद, जिसका आर्टिकल है 79 से लेकर के 122 तक। ये हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और इसे भी पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और इसी तरह लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें।